नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे और बड़े अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि अगला पेपर हमारा भौतिक विज्ञान का है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अंतिम प्रहार की, जो वीडियो नंबर 3 है। दोस्तों, अगर इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखी है, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप नीचे जाइए और वहां से जो है वीडियो का पार्ट नंबर 1 और 2 देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो में हमने जो हमारा खंड ड है, इसके पहले 4 क्वेश्चन क्लियर कर लिए थे और इसके बाद आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 के खंड से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि हमारा 5 का खंड का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो, हमारा खंड ड का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, इसमें 5 का क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। दोस्तों, किसी पदार्थ के लाल, बैंगनी तथा पीले रंग के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62 तथा 1.60 है। पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, जरा क्वेश्चन को एक बार समझिएगा ध्यान से। क्या कह रहा है कि लाल, बैंगनी और पीले, ठीक है, लाल रंग के लिए आप लगाइएगा, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। दोस्तों, अपवर्तनांक की बात यहाँ पर हो रही है, मतलब आपको दोस्तों एन, ये आंसर में यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, आपको दिया है एन आर का मान, आर मतलब रेड। ठीक है, क्या मान दिया है? 1.52। ठीक है, अच्छा, बैंगनी के लिए, बैंगनी मतलब वियोलेट, तो एन बी कितना मान है भाई? 1.162। सही है। अब इसके बाद दे रखा है आपको क्या? इसके बाद दे रखा है आपको पीले के लिए। देखो, तीसरे नंबर पे पीला है, तो एन वाई का मान कितना है भैया? 1.6 कितना। और आपसे पूछा जा रहा है वर्ण विक्षेपण क्षमता। दोस्तों, वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम ओमेगा से प्रेजेंट करते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो ओमेगा का मान दोस्तों फिलहाल आपको जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो ओमेगा का बराबर होता है, बताओ ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? एन बी माइनस एन आर अपॉन, ठीक है, क्या होता है? एन बी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस 1। पता होता है क्या यही? अभी आप क्या करिए, इसका सूत्र में जो है मान रखिएगा। तो ओमेगा का बराबर एन बी का मान कितना है? 1.62 माइनस एन आर का मान कितना है? 1.52 अपॉन एन वाई का मान कितना है? 1.60 माइनस 1। ठीक है, सबसे पहले आप माइनस करिएगा। ठीक है, ऊपर के डिजिट में से भी घटा लीजिए दोस्तों और नीचे के भी। तो 2 में से 2 गया तो 0, और 6 में से 1 गया तो 6 में से 5 गए तो 1। पॉइंट आपका जो तो आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 बटे, यहाँ भी 1 में से इसको घटाएगा तो पॉइंट 0.60, यानी कि 0.1 अपॉन 0.6, यानी कि दोस्तों 1/6। अब 1/6 का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 1 को भाग लगाइएगा 6 से, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा ले, 6 कम 6। ठीक है, 6 कम 6 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा ले। ठीक है, 6 छंग 36, 6 बार। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये मान आ जाएगा आपके पास जो है 0.16 ओमेगा। और मैं आपको जानकारी दे दूं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। क्या इसका कोई मात्रक नहीं होता है? ठीक है, ये समझ में आया आपकी? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो जरा, हमारा 5वां क्या क्वेश्चन है? किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले प्रकाश के लिए विवर्तन की विवेचना कीजिए। दरअसल विद्यार्थी, जो हमारा डिफ्रैक्शन है ना, मैंने तुम्हें व्यतिकरण के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है और डिफ्रैक्शन के बारे में भी। तो दरअसल विवर्तन क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है दोस्तों, कई बार इसमें 1-2 मार्क का जो अंतर है वो भी पूछ लिया जाता है कभी कभार। तो आप लोग जो है इस पर गौर करिएगा, अंतर भी इसका दोस्तों बहुत अच्छे से आपको जो है तैयार करके जाना है एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको जो है इसका एक फॉर्मूला दोस्तों आपको प्रोवाइड करके दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। इसमें पहले हमें किस तरह से करना होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा मौखिक बताऊं तो समझिए मेरी बात। मान लीजिए दोस्तों, आपके पास कोई रूम है, कोई कमरा है, और कमरे से जो है ना आपने क्या कर दिया, कमरे से जो है आपने बीच में से एक दीवार हटा दिया भाई। ठीक है, या यहाँ से एक ईंट को जो है निकाल दिया, तो क्या होगा? जो प्रकाश इसके अंदर घुसेगा, ठीक है, जो प्रकाश क्या इसके अंदर घुसेगा, तो देखो हमारे पास ना यहाँ एक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, वो जो अभी आपने एक छिद्र खोल रखा था नई दीवार में से, वो ये बड़ा छिद्र है।
और मान लो दोस्तों इसकी जो दूरी है वो ई है, ई, ठीक है। और इस बिंदु को भी कुछ मान सकते हो क्या, कुछ भी मान लो, जो भी मानना चाहो। और मान लीजिए अगर जो है मेरे पास यहां से इसमें दोस्तों डिफ्रैक्शन होगा, यहां से इसमें डिफ्रैक्शन हुआ, इसमें डिफ्रैक्शन हुआ यहां से, ठीक है। तो जरा गौर करो, अभी मान लो हमारे पास यहां से जो यहां तक हमने है एक लंब डाल दिया इसमें, मतलब ये टोटल दूरी ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमने क्या डाल दिया, यहाँ एक लंब डाल दिया, उसका नाम के रख सकते हो आप। और ये जो ये वाला कोण है ये थीटा है मान लो, तो जितना कोण ये होगा ना उतना ही कोण आपका ये वाला होगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात, बताओ, देखो गौर करो, जितना कोण ये वाला है ना आपका, यहाँ से जहां से लाइन उठी, यानी कि इस वाली लाइन के बीच में, ये डॉट डॉट लाइन के बीच में जो कोण है ना थीटा, वही कोण दोस्तों यहाँ है, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, समरूप त्रिभुज की रचना करते हैं, है ना। तो ये कोण भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। और जो आपने लंब डाला ना कि इस पे भी गौर करो, ठीक है। और इसके बीच की दूरी क्या है भाई, ई है, ठीक है। इस बिंदु को चाहे तो दोस्तों आप ए बी सी डी कुछ मान सकते हो, है ना, इसको कुछ मान सकते हो, ए बी, इसको मैं लिख रहा हूँ सी, चलो सी में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये है हमारा बिंदु के, ये वाला बिंदु है के, ठीक है, समझ में आया इतना। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना, अब इसके बाद जो है आपको इस लेंस का नाम भी रख सकते हो दोस्तों, L1 L2 जो भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। अब जरा त्रिभुज ए बी और के को देखो, ठीक है, त्रिभुज ए बी और के, त्रिभुज ए बी के, त्रिभुज ए बी के, ठीक है। अभी ये त्रिभुज ए बी के है आपके पास, यहाँ क्या होने वाला है भाई, यहाँ एक कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज की बात दोस्तों हो रही है, यानी कि आपके पास जो के सामने जो बिंदु बी पे जो कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, ये क्या बन रहा, ये बन रहा आपका समकोण त्रिभुज। या फिर चलो एक काम कर लो, चाहे समकोण त्रिभुज आप इसे मान लो, ठीक है, यहाँ लिख लो के बीच में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ए के बी, ये सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है ई, ठीक है। नहीं, अब आप ऐसा फॉर्मूला लगाओ यहाँ जिसमें आपका कर्ण भी आ जाए, जैसे साइन वगैरह में आवे, नहीं बताओ साइन वगैरह में क्या आवे, साइन होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे, ठीक है, कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो चित्र में ना आपका लंब क्या है बताओ, लंब कहीं ना कहीं आपका दोस्तों ये है कि बी के, भाई ये तो है लंब, और ये इसके सामने वाली भुजा है कर्ण। तो देखो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब का मान है बी के बटे कर्ण का मान है क्या, ए बी है, ए बी, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा आपका बी के बटे ए बी, ठीक है। अब दोस्तों ए बी का मान आपके पास क्या है, ए बी का मान है आपके पास ई, तो ई लिखो यहाँ, तो चलो ई लिख लो, तो बी के बटे ई, अब ई की गुणा वहां कर दो, तो बी के बराबर कितना आ जाएगा, ई साइन थीटा। बताओ आपकी साथ समझ में आई है नहीं है, ये इतना सा फॉर्मूला था और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये इतना सा फॉर्मूला है। ये किसका मान निकाला दोस्तों आपने, बी का मान। अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर हमारे पास निम्निष्ठ हो और उच्चिष्ठ हो तब क्या करेंगे, देखो तो देखो अब हमें क्या करना, हमारे पास ना दोस्तों इसके लिए दो कंडीशन होती है, एक तो निम्निष्ठ के लिए और एक होती है उच्चिष्ठ के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, जो हमारे निम्निष्ठ होते हैं ना, तो दोस्तों इसके लिए जब पथांतर होता है ना, तो बी के का मान एम लैम्डा रखेंगे यहाँ, गौर करो जरा मेरी बात पे, क्योंकि ये काम ना आपको खुद ही करना, मैंने इसको आगे करवाने वाला बिल्कुल भी, ठीक है, आसान है। अगर आप इसको भी सोल्व ना कर पाओ तो भाई बिल्कुल है फिर तो। देखो तो बी के का मान यहाँ क्या रखोगे, एम लैम्डा रखोगे। और इसी के साथ ही साथ में आपको एक बात और बताऊं, जब आप इसका मान निकाल लोगे ना, तो कोण जो है ना थीटा का मान जो है वो बहुत छोटा लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो गौर करो कितना छोटा कोण है। चलो मैं दिखाई रहा तुम्हें, कभी गड़बड़ हो जाए, तो एम लैम्डा बराबर ई साइन थीटा, ठीक है। यदि कोण क्या हो, छोटा हो, यदि कोण बहुत छोटा हो,
तब तब क्या करोगे आप, तब करोगे आप साइन थीटा को थीटा के बराबर दिखाओ, सही है। तो क्या हो जाएगा, एम का मान अगर मान लो मैंने एम लैम्डा बराबर क्या कर दिया ई और थीटा, सही है नहीं बात। तो अगर मान लो हमें लैम्डा का मान दिखाना, तो एम का मान 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, जो भी तुम्हें रखना हो। ऐसे ही दोस्तों उच्चिष्टों के लिए भी बीके का मान आप ये रखोगे, जहाँ ये फॉर्मूला दिख रहा नहीं है आपको उच्चिष्टों के लिए। अरे भाई जैसे इंटरफेरेंस में आपने दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनती है ना, ठीक है नहीं, यानी कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज बनती है, एक बार वस्तु दिखाई दे रही है, एक बार नहीं दिखाई दे रही है, एक बार दिखाई दीप्त अदीप्त, है ना। तो ऐसे ही मतलब जैसे संपोषी विनाशी वैतगण में आपने ज्ञात किया था, तो ऐसे ही ये भी। तो निम्निष्ठ में एम लैम्डा और उच्चिष्ट में क्या आता है भाई आपका बी के बराबर, ये आता है आपका 2m+1 और लैम्डा बटे 2, ठीक है, इतना समझ में आया आपके। अच्छा इसके बाद तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको ना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे उच्चिष्टों के लिए आपने लिखा ना बी के बराबर 2m+1 लैम्डा अपॉन 2, जहाँ m की वैल्यू 1 2 3 ठीक है 4 5, आप अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, अपने वैल्यू के हिसाब से दोस्तों कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है, m का मान रख सकते हो, ठीक है नहीं। तो एग्जाम हॉल में जो है आपको इतना करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और है, अगर आप चाहो तो दोस्तों डायग्राम के बारे में भी जो है अपना बता सकते हो कि डायग्राम जो है आपने कैसे कैसे बनाया है, क्या क्या इसमें था, ये सभी बातें दोस्तों आप लोग यहाँ पर जो है बना सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए इससे अगला क्वेश्चन हमारा बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है दोस्तों। आइंस्टीन के समीकरण 1/2mv² मैक्सिमम बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो की स्थापना कीजिए, जहां न्यू जीरो क्या है, न्यू जीरो दोस्तों देहली आवर्ती है, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें एक वर्ड दोस्तों छुटा हुआ है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, है ना। तो ये क्वेश्चन कई तरह से एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, कई तरह से एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको अपना पैटर्न नहीं बदलना, आपको इस फॉर्मूले को जो है वहां जरूर प्रूफ करके आना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर रिलेट करता है, ठीक है। 2 से 4 नंबर का दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। कभी कभार 3 मार्क में भी ये क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन 2 मार्क का तो आप इसको फिक्स मान के चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है जरा समझिएगा। देखो मान लीजिए जब आप इसके बारे में लिखोगे ना, तो मानो आपके पास जो है ना कोई धातु का पृष्ठ है, जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश गिरता है ना, तो उसके पृष्ठ से दोस्तों इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ना, इनको हम उत्सर्जी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आपकी, कौन से इलेक्ट्रॉन है, उत्सर्जी इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन तो निकल गए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि इन इलेक्ट्रॉनों का यानी कि इस प्रकाश का सारा भाग जो है ना टकरा के वापस नहीं निकलता, कुछ भाग दोस्तों शोषित भी कर लिया जाता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक तो देहली आवर्ती है, देहली तरंग, ये है कार्यफलन है, यानी कि निकलने के लिए या अवशोषित करने के लिए, ठीक है, जो भी हमारा कार्य का मान है दोस्तों वो तो कार्यफलन है ना। लेकिन हमारे पास दोस्तों जो फोटोन की कुल ऊर्जा है hν बराबर W, यानी कि कुल कार्य और प्लस काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। तो हमें यहाँ से एक काम कर सकते हैं क्या, हम यहाँ ई के का मान निकाल सकते हैं। देखो ई के बराबर क्या आ जाएगा, hν माइनस W। समझ में आई बात आपकी। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दोस्तों अगर आपको एक बात का पता हो, क्या, अगर देहली आवर्ती का आपको पता हो तो कार्यफलन क्या होता है, W बराबर hν0। भाई अगर देहली आवर्ती, देखो ऊपर यहाँ ध्यान से क्वेश्चन पे देखो, देहली आवर्ती, अगर देहली आवर्ती क्या हो, ν0 हो, तो चूंकि आपको पता है देहली आवर्ती के लिए दोस्तों जो कार्यफलन होता है hν0 होता है क्या, तो आप इसका ऐसा भी कर सकते हो क्या, ई के बराबर hν माइनस hν0। बताओ क्या दिक्कत आ रही है इसको करने में, है जी। कॉमन बताओ, ई के बराबर क्या आ जाएगा कॉमन h, तो अंदर क्या बच रहा, न्यू माइनस ν0 बच रहा क्या है। और आप एक सूत्र ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गतिज ऊर्जा का, बताओ कौन सा सूत्र है वो, है जी 1/2mv² है क्या। और वेग क्या है दोस्तों, यह मैक्सिमम वेग है, अधिकतम है वेग, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, चूंकि गतिज ऊर्जा यानी कि ई के का जो मान है वो क्या होता है 1/2mv²। और दोस्तों ये मैक्सिमम की बात यहाँ पर करता है, ठीक है, ये मैक्सिमम की बात यहाँ पर करता है। तो अभी आप ई के की जगह क्या रख दीजिए, 1/2mv² रख सकते हो, 1/2mv², ये मैक्सिमम है दोस्तों, और h, ठीक है, न्यू माइनस ν0,
तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। बस आपको ये सोल्व करना था। बताओ 3 लाइन का मुश्किल से दोस्तों क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो 5वें का है, कितना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हाइगेन्स के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। वैसे तो आप 10th क्लास से अपवर्तन के नियम को पढ़ते आ रहे हैं, कोई शक वाली बात ही नहीं है ना, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अब हाइगेन्स के हिसाब से जुड़ गया तो कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो गया और कितना ज्यादा मजेदार होगा। चलो देखो, एक मैं चित्र बना के समझाता हूँ और बहुत ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे इसको, ठीक है। बस ये समझ लीजिए एग्जाम में एकदम रखा मिलेगा। और कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे मैं बार बार हर क्वेश्चन को ये कह रहा कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। दरअसल ये जो मैंने तुम्हें अंतिम प्रहार वाले वीडियो है ना, इसमें सारे क्वेश्चन सेट ही कुछ इस हिसाब से किए कि सारे ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगर हिसाब सा बन गया ना, मौका सा बैठ गया तो क्वेश्चन पेपर तुम्हें यही मिलेगा, है नहीं। देखो जरा, अभी आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो है ना एक पारदर्शी पृष्ठ लेना है भाई। चित्र को ध्यान से समझियो। ये जो चित्र बनेगा ना यहाँ, इस चित्र को बनाने में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है सभी स्टूडेंट्स में, है ना, क्योंकि इसका एंगल वगैरह जो है ना वो ठीक ही नहीं बैठा पाते कि कैसे बैठाना कैसे नहीं, ठीक है नहीं। तो मेरे साथ साथ भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इस चित्र की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझ में आ जाएगी कि कैसे बनना। चलो देखो जरा आप इसको। तो मान लो दोस्तों आपके पास ना ये एक प्रकाश आया भाई, ये जो लो ये आ गया प्रकाश, सही है। ये प्रकाश का भाग ये है, यानी कि तरंगार का भाग ये है बी। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, मुझे लग रहा है कि कोई दिक्कत होगी भी नहीं है, सही है बात। अच्छा, अब इसके बाद दोस्तों क्या हुआ यहाँ, क्योंकि हमें दिखाना अपवर्तन, तो अपवर्तन में क्या होता है, अपवर्तन में ये होता है कि जब प्रकाश किसी कांच या पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है ना तो वो अभिलंब की ओर झुक के निकल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो माध्यम है ना जो आप ले रहे वो पारदर्शी है, मतलब उसमें आर पार देखा जा सकता है। बताओ, इतनी तो समझ में आई गई होगी। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ एक अभिलंब भी बना लो भाई, लो अभिलंब बना दे मैंने, ये बन गया अभिलंब। तो अब ये किरण अभिलंब की ओर झुक के निकलेगी, बताओ समझ में आ रही है बात। देखो अब ये किरण जो है ना अभिलंब की ओर झुक के निकल गई भाई, ये लो। तो जैसे ही दोस्तों ये यहाँ पहुंची नहीं ए डैश पे, तो ये जो ये वाली है ये आपकी कहाँ आई, ये बी डैश पे आई, ये कहाँ आई बी डैश पे, ठीक है। यहाँ भी एक अभिलंब बना दिया भाई, लो जी। अच्छा, अब जैसे ही दोस्तों क्या हुआ, अब जैसे ही ये वाली किरण जो है आपकी, ये वाली किरण यहाँ से यहाँ पहुंची, मतलब जितना टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने में लगा, इसको मिलाओ, सही है बात। तो ये होगा इस तरह, ठीक है। ये बन गया आपका ये ए बी, ये ए डैश बी डैश। अच्छा, ये कोण क्या है आपका, ये कोण है आई, ये कोण क्या है आर। तो एक बात समझ में आ रही है आपकी, जब ये वाला कोण आई है ना तो ये जो देख रहे हैं ना यहाँ, ये कोण भी आई है, और जब ये कोण आई है तो ये जो ये देख रहे हैं ये पता क्या है, ये लंबवत है। लंबवत का मतलब है कि 90 डिग्री, और जब किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाए नहीं तो त्रिभुज बन जाए समकोण त्रिभुज, है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। तो जो कंडीशन ऊपर बनाई नहीं है आपने वही कंडीशन सेम टू सेम नीचे बना दो, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो कंडीशन आपने ऊपर बनाई भाई वही कंडीशन क्या बना दी मैंने, यहाँ नीचे बना दी। अब ये त्रिभुज भी कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए डैश बी और बी डैश, सही है। अच्छा चलो आर का भी कुछ करोगे, देखो जब ये आर है मान, तो ये कोण भी तो आर ही है, पर कुछ बच्चे अभी भी परेशान होंगे कि जी कुछ रास्ता लग रहा बात का, कहीं आई है तो उसके अंदर वाला कोण आई कैसे बैठा दिया है, और अगर ये नीचे आर था बाहर वाला तो ये अंदर वाला आर कैसे रहेगा। दरअसल ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जो आपने अक्सर 6, 7, 8 में कभी रेखागणित पढ़ा होगा नहीं, ये थोड़ा सा उससे रिलेट है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता रहा, देखो कैसे हुआ है सब। तुम एक बात बताओ, ये और ये क्या है, ये पूरा 90 डिग्री का कोण नहीं क्या है भाई, ये कोण कितना 90 डिग्री का। अच्छा, तो जब ये कोण 90 डिग्री का और इस 90 के भीतर ये कितना आई है, तो ये कोण कितना बच गया, ये बच गया 90 माइनस आई, कितना बच गया 90 माइनस आई। अच्छा, जब ये 90 माइनस आई बच गया और आपको इस कोण का पता नहीं, लेकिन ये पूरा कितना 90 तो भैया
90 में से 90 माइनस आई घटाओ तो क्या होगा, 90 से 90 घट गया, आई बच गया, नहीं बच गया है। ऐसे ही यहाँ हुआ, ठीक है। ये कोण आपका क्या था, ये वाला आर, और ये इतना क्या था 90, तो 90 माइनस ये 90 माइनस आर बच गया, और पूरा कितना 90, तो 90 में से फिर 90 माइनस आर घटा लो, कितना हो गया, माइनस की गुण अंदर करो तो प्लस आर, तो प्लस का बच गया, नहीं बच गया, और 90 से 90 घट गया, तो ये कितना बच गया आर। अच्छा वो सब तो ठीक है, ये क्या है v1 बटे ये v1t, और ये क्या है v2t, सही है। इनके b से b डैश तक चली गई दूरी, b से b डैश तक की दूरी कितनी है बताओ, दूरी बराबर क्या है, वो 4 गुना समय, दूरी क्या है b b डैश, दूरी बराबर 4 गुना समय, 4 गुना समय। अच्छा चाल कितनी है भाई, चाल है हमारे पास v1t, v1t, और समय क्या है, समय t है 4 v1। दरअसल बात ये है कि जो चाल है ना, चाल तो दोनों की अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दोस्तों जो इनका समय है ना, समय एक ही है। अच्छा इसी तरीके से ये है, ये क्या हो जाएगा a डैश, a डैश की दूरी कितनी है 4 गुना समय, यानी कि v2t। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या आपके, ठीक है, इतना तो सब कुछ समझ में आ गया होगा भाई, ये तो बिल्कुल आसान है। अब आप क्या करेंगे, अब बहुत ही अच्छा काम करने होने वाला है दोस्तों। देखो अब आपको कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा माइंड लगाना अपना, क्या करना कि आपको त्रिभुज ए बी और बी डैश, त्रिभुज ए बी बी डैश में बताओ क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है, ये कर्ण है और ये है लंब, तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या है बी बी डैश बटे कर्ण का मान क्या है ए बी डैश, सही है भाई। अच्छा और थीटा की जगह क्या रखेंगे आई, तो साइन आई बराबर बी बी डैश का मान कितना v1t बटे ए डैश का मान ए, बी डैश का मान कितना, कुछ नहीं है, इसे नहीं रखो। ये बात नंबर 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। अच्छा जी अब इसके बाद क्या करेंगे, अब बहुत ध्यान से समझेंगे सभी, देखो जरा गौर करके। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद भैया आप इस त्रिभुज में लेंगे क्या, क्या ए डैश बी डैश, सही है, त्रिभुज ए डैश बी डैश में, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब का मान कितना है भैया, लंब का मान है आपके पास v2t बटे कर्ण का मान कितना है, देखो कर्ण इसके लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, तो क्या हो जाएगा ए डैश और सॉरी ए बी डैश, ठीक है। अच्छा थीटा के जगह क्या रख सकते थे आर, तो साइन आर बराबर ये बच गया समीकरण नंबर 2। अच्छा समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों को एक दूसरे से भाग लगा सको नहीं है जी, बताओ, तो लगा दे भाग, लो जी ये लगा दिया, साइन आई बटे साइन आर, सही है। मैं यहां लिख रहा समीकरण 1 भाग 2, समीकरण 1 भाग 2, सही है। अच्छा साइन आई का मान क्या है भाई v1t बटे ए बी डैश गुणा साइन आर का मान क्या है v2t बटे ए बी डैश, इससे कट गया, t से t कट गया, तो साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या बचेगा v1 बटे v2। और दोस्तों जो हमारा v1 बटे v2 है ना, ये है हमारा नियतांक, या साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। बताओ इसे क्या है, स्नेल का नियम हो गया प्रूफ है जी, हो गया स्नेल का नियम सिद्ध, हो गई तसल्ली। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना आसान ना तुम्हें जीवन में कहीं नहीं मिलने का, यो इतना हल्का करवा दिया, बेहद हल्का, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा, हो गया। देखो विद्यार्थियों कितना ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, 5 जगह 10 नंबर, कह रहा है कि दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है, यदि दोनों
तरंगें व्यतिकरण करती है दोस्तों, तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इस तरह का न्यूमेरिकल दोस्तों। मैं ये तो नहीं कहता हूँ कि आपको यही न्यूमेरिकल मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये फिक्स है कि इस तरह का न्यूमेरिकल्स आपको देखने के लिए एग्जाम में जरूर मिलेगा, 100% दोस्तों मिलने वाला है इस तरह का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है भैया, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात दे रखा है, मतलब कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि I1 और I2 की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है ना। तो I1 और I2 की बात यहाँ पर दोस्तों करते हैं। तो चलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो बड़ा ना हो, मैं इसको पहले सोल्व कर देता हूँ, आप बाद में कर लीजिएगा। बड़ा अजीब लग रहा है कि क्वेश्चन मैंने पहले ही सोल्व कर दिया, चलो कोई बात नहीं, समझ लो। फिर भी दोस्तों I1 का मान क्या है, 1 है, समझ में आ जाएगा, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इसलिए सोल्व करा भाई। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो मैं इसको आपके सामने सोल्व करता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा आसान लग रहा था, तो इसलिए मैंने वीडियो को रोक के जो सोल्व करते कि वीडियो बड़ा ना हो, क्योंकि दोस्तों आप लोग है ना बड़ा वीडियो भी तो देखते नहीं ना, इसलिए समझो। देखो अनुपात क्या है, 1:9। तो I1 का मान 1 रखिएगा, I2 का मान 9 रखिएगा, 9। ठीक है, I1/I2 बराबर A1/A2 का स्क्वायर। दोस्तों ये फॉर्मूला होता है, सही है भाई, रख दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इसके ऊपर भी दोस्तों जब इधर स्क्वायर होना तो इधर क्या जाता है, अंडर रूट। तो I1 का मान क्या रखा, 1 रखा, 1 यहाँ रखा। I2 का 9। अच्छा, एक किसका फर्क होता है, 1 का, 9 किसका होता है, 3 का। बताओ क्या दिक्कत है, हैं? अब आपने क्या निकाला, वो कह रहा अधिकतम और न्यूनतम, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम। तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए भी एक फॉर्मूला होता है ये वाला। तो मैक्सिमम में क्या करना होता है, जोड़ना होता है, और मिनिमम में क्या करना होता है, घटाना होता है। तो A1 का मान आपको 1 मिला, A2 का मान आपको 3 मिला, तो 1 और 3 को जोड़िएगा 4, 4 का फर्क 16 हो जाएगा। ऐसे दोस्तों 1 में से 3 घटाइएगा तो -2, और इसका जब आप स्क्वायर करिएगा तो 4 और 4 चौक 16, 4, तो 4/1 यानी कि 4:1 राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारे पास 5 का चेक क्वेश्चन है, एलईडी क्या है दोस्तों। एलईडी क्या है, एक डायोड है, लाइट इमिटिंग डायोड, कोई दिक्कत नहीं, लाइट इमिटिंग डायोड। इसका सिद्धांत बताइए दोस्तों, आप इसमें सिद्धांत लिखना चाहते हो तो सिद्धांत लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके बाद दोस्तों अथवा में एक क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न पर टिप्पणी लिखो, है ना। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। धारा घनत्व क्या होता है, प्रेरकत्व क्या, यानी कि धारा घनत्व या प्रेरकत्व, वाटहीन धारा या कार्यफलन। दोस्तों ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां भी दोस्तों इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपके। अच्छा दोस्तों, जो मैं आपको बताता ना डी का सिद्धांत, दोस्तों इसमें ऐसा कुछ नहीं करना आपको, जो है इसमें क्या करना है, इसमें ना आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, जिसमें पीएन डायोड होता है ना, तो उसपे मतलब एलईडी का आपको डायग्राम बनाना, और अलग से कोई इसका सिद्धांत नहीं होता है। ठीक है, अच्छा धारा घनत्व या प्रेरकत्व, दोस्तों प्रेरकत्व के बारे में भी बहुत अच्छे से समझा रखा है। वाटलेस करंट के बारे में बता रखा है कि जब आपके पास शक्ति क्षेत्र शून्य हो। कार्यफलन मतलब जब किसी इलेक्ट्रॉन जो मतलब कोई प्रकाश जो है वो धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित वगैरह होते हैं, तो इतना भी कार्य करना होता है दोस्तों, वही हमारा कार्यफलन होता है। समझा रखा है, आप लोग इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट नोट्स है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गॉस की प्रमेय लिखिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। दरअसल ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखे हैं, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना, तो आप देख सकते हो, मेरे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो पड़े हुए हैं, है ना। हर व्यंजक की दोस्तों बहुत अच्छे से डिटेल मैंने यहाँ पर बता रखी है। तो इसलिए प्रयास कर रहा हूँ कि दोबारा मुझे ये वीडियो बड़ा होने की वजह से सारी बातें डबल ना रिवाइज करनी पड़े। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए जो है क्वेश्चन लिख दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। कोई आपकी समस्या, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, प्रयास करूंगा, उसका वीडियो आपको जरूर दे दूंगा। अगर नहीं मिल रहा है तो उसका लिंक आपको जो है ढूंढ के आपको कमेंट में दोस्तों बता दूंगा कि कहाँ आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हो, आपकी हेल्प दोस्तों हर संभव की जाएगी टॉपिक से संबंधित। अच्छा, गॉस की प्रमेय लिखिए, 1+ ऐसे मिलेगा ये आपको, 1+4, 5 नंबर का क्वेश्चन है। सही है, 1 नंबर में आपसे आधी बात पूछी जाएगी। तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है भैया, फाई E बराबर Q/ε0, यानी कि बंद पृष्ठ से आवेशित टकराने वाला या होकर गुजरने वाला जो आपका क्या होता है आवेश होता है, वो 1/ε0 के गुना के बराबर होता है। अनंत विस्तार की एक समतल चादर बनाओ, एक समतल चादर बना दीजिए, और उसके लिए जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। द्विध्रुव क्या होता है, जिसके 2 ध्रुव होते हैं, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पर। बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और कई वीडियो में मैं इसको क्वेश्चन को जो है सोल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, कई बार आपको जो है ये क्वेश्चन में सोल्व करा चुका हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस साइड में लीजिएगा, इस साइड में लीजिएगा, जहां आपका मन हो E1 E2 का मान निकालिएगा, फिर आप टोटली का मान दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर मैं अगले क्वेश्चन को दोस्तों लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। देखो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगले क्वेश्चन लिखे हुए 7वां प्रश्न। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है दोस्तों? एम्पियर का परिपथीय नियम आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है, जिसमें मई जीरो है ना, मई जीरो आई का रोल होता है ना, बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो, समाकलन वाला इसका लिख सकते हो, ठीक है। इसकी सहायता से धारावाही रेजुरे के लंबे चालक तार के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हो। दोस्तों मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में क्वेश्चन सोल्व करवा रखा है, ठीक है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को सोल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम वीडियो देखने में ना अपने सारा टाइम नहीं खपा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन को नोटिस कीजिएगा और अपनी बुक्स वगैरह में जो आपने नोट्स पहले से बना रखे हैं वहाँ से उस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, टाइम बच जाएगा, ठीक है। या आप क्वेश्चन की हेल्प ले सकते हो, इतना ही काफ़ी है। और क्वेश्चन को मैं करने का तरीका भी दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। कल एक मोटिवेट वीडियो बताऊंगा कि आपको भौतिक विज्ञान का पेपर कैसे सोल्व करना है, ठीक है। फिलहाल आप इससे काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अथवा दे रखा है वार्नेगराफ जनित्र। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि वार्नेगराफ जनित्र में क्या होता है ना, जिसमें दो कंघे होते हैं, दो गोल गोल बॉक्स लगे होते हैं इस तरह के, ठीक है। इससे पट्टा घुमाया जाता है और यहाँ पर एक कंघा S1 और एक कंघा दोस्तों ये होता है इस तरह से, और यहाँ एक गोला होता है, ठीक है। समझ में ये बात? यानी कि जब वोल्टेज जो है हमें बहुत ज्यादा प्राप्त करना हो तो वार्नेगराफ का जनित्र का उपयोग होता है। अच्छा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? जो हमारा रो और R और L A में संबंध होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध आप यहाँ लिख सकते हो। साइक्लोट्रॉन में दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि आपको इस तरह की दो डिस्क बना लेनी है, ये दो डिस्क है, और उसके बीच में आप एक इलेक्ट्रॉन को रखिए, घुमा दीजिएगा और उसको जो है प्रत्यावर्ती धारा से जोड़ दीजिएगा। समझ में आया आपके? अच्छा, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन जरूर पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। और कई बार दोस्तों इसमें क्वेश्चन बढ़ा भी दिया जाता है कि लाइमन और बामन श्रेणी का प्रदर्शन कीजिए। दोस्तों जो आपने देखा होगा संक्रमण ग्राफ जो बनाते हो ना इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो ग्राफ बनाते हो, बस वही ग्राफ आपको किसके लिए बनाना है? लाइमन श्रेणी के लिए और बामन श्रेणी रेखाओं के लिए दोस्तों आपको ये ग्राफ बना देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन को मैं नोट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात और है, यहाँ पर मेरे क्वेश्चन लिखने का रीजन ये भी नहीं है दोस्तों कि आप लोग जो है इसको सोल्व ना करो, आप इसको जरूर करके देखिएगा। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, पूरा प्रयास करूंगा कि रिप्लाई आपको बहुत जल्दी दूंगा, ठीक है। और दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपके पास पहले से ही सोल्व किए हुए हैं तो उसकी हेल्प लीजिएगा, लेकिन आपको पेपर उखाड़ना है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। देखो इसके बाद हमारे पास जो है ना, जो हाइड्रोजन सैद्रस परमाणु वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अगर कई बार आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो उसकी जगह पर दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है, समझ में आपकी। तो इसीलिए मैंने उस क्वेश्चन की जगह ना एक दूसरा क्वेश्चन भी लिया है। बोर के परमाणविक मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। दोस्तों बड़ा ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से तैयार करके जाइएगा, किसी भी रूप में क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि किसी ना किसी रूप में जो है आपको पूछ सकता है। त्रिज्या गणना कीजिए या इसके वेग का परिकलन कीजिए, है ना, या nवीं कक्षा के लिए वेग का मान ज्ञात कीजिए, या वेग का सूत्र प्राप्त कीजिए, कुछ भी इस तरह का लिख सकता है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अपना आंसर जो है जो भी आपने तैयार किया है वो चिपका देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है जो इस टॉपिक का सबसे लास्ट यानी कि इस पेपर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड के पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की कार्यफलन को समझाओ, यानी कि इसकी कार्य विधि भी लिखनी है और वोल्टेज और धारा के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आरेख भी चिपका देना है, ठीक है। समझे जरा एक बार, पी का मतलब पॉजिटिव निगेटिव। संधि डायोड का क्वेश्चन मैंने इससे पहली वीडियो में कई बार समझा चुका हूँ, ठीक है, आप वहां पर देख सकते हो। कोई दिक्कत होगी कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में दोस्तों ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और एक आता है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में। दरअसल बात समझो क्या है, बात यह है कि आपके पास एसी करंट है, ठीक है। एसी करंट को आप किस में बदलोगे? एसी करंट को बदलोगे आप डीसी में, ठीक है। दरअसल आपने देखा होगा दोस्तों जो इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, इन्वर्टर के अंदर दरअसल ऐसा प्रोसेस होता है कि यार ये जो हमारी बिजली करंट है इसको ये पहले क्या करता है,
बैटरी में भरता है एम्पियर के रूप में, यानी कि पॉजिटिव निगेटिव के रूप में बदल के भरता है। और फिर जब लाइट ना हो तो इसी पॉजिटिव निगेटिव की मदद से इलेक्ट्रिसिटी देता है। समझ में आया कि नहीं है? तो यही तो है सारा खेल। तो ये इसका प्रोसेस आपको दिखाना है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि इस तरह से जो है आप क्या लगा दीजिए, ठीक है, ट्रांसफार्मर लगा दीजिएगा। और आपको यहाँ पर बनाना है, एक यहाँ पर बनाना है, और यहाँ पर जो है आपको, ठीक है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो है दोस्तों आपको पूर्ण तरंगदिष्ट कार्य के रूप में, ठीक है, अपना व्यंजक प्रैक्टिस करके जाना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अथवा में एक क्वेश्चन और लिया है मैंने कि किसी गोलीय पृष्ठ के लिए अवतल या उत्तल, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र 1/f बराबर ब्रैकेट में n-1 और अगले ब्रैकेट में दोस्तों 1/r1 - 1/r2 को, ठीक है, जो है प्राप्त कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपसे सेम टू सेम पूछा जाए, हो सकता है कि इसकी जगह आपको दोस्तों जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह दे दे कि पदार्थ के अपवर्तनांक मान लो 1.5 या कुछ भी दे सकता है 1.5। और दोस्तों अगर मान लो आपके पास लेंस इस तरह का है तो वो उसके एक पृष्ठ को घस भी सकता है ऐसे। तो जब एक पृष्ठ को घस देता है, एक पृष्ठ को दोस्तों समतल कर देता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं अनंत की बात हो रही है, यानी कि इसकी त्रिज्या दोस्तों अनंत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने सभी क्वेश्चन जो है पढ़ लिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहे ले लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई जानकार हो, ठीक है, आपका कोई मित्रगण हो जो 12th क्लास के फिजिक्स दोस्तों पढ़ रहा हो, या उसका आप थोड़ा बहुत भला चाहते हो, तो ये वीडियो जो है उसके पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे पहले मैंने 2 पार्ट इस वीडियो के बनाए थे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। कोई भी समस्या हो, पेपर दोस्तों बड़े ही शिद्दत के साथ मैंने यहाँ पर आपको बनाकर प्रोवाइड कराया है, ठीक है। पैटर्न आपका इसी तरह से एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्वेश्चन भी आपका इसी तरीके से एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कैसे हल करना है, किस तरीके से आपको फिजिक्स में ज़्यादा मार्क बनाने हैं, इसका वीडियो दोस्तों मैं बहुत जल्द इससे अगला बनाऊंगा। आप लोग, ठीक है, इंतजार कीजिएगा और अपनी पढ़ाई दोस्तों बहुत अच्छे से करिएगा, एकदम मोटिवेशन बात के साथ, और एकदम से जो है अपने कॉन्फिडेंस के हिसाब से ज़बरदस्त तैयारी करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।